हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर में स्वागत है। हम पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम दो इंपॉर्टेंट मेथड पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कवर करेंगे, डबल इंटीग्रेशन मेथड एंड मैकुले मेथड। आगे वीडियो में जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का जो चैप्टर है फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे आप गेट एग्जामिनेशन का बात करें या ईएससी एग्जाम का बात करें, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। चाहे आप एसएससी जेई का बात करो, ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल हर जगह पूछेंगे। ठीक है, कन्वेंशनल में फ्रॉम ए गिवन प्रॉपर मेथड आपको क्वेश्चन अराइज कर सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप जो भी मेथड आपको बेस्ट सुटेबल लगता है, जो आपको इजी फील होता है, उस मेथड को यूज करके आप डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा सिंपल होते हैं, कन्वेंशनल क्वेश्चन भी सिंपल होता है। बस मेथड का जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है ये आपको आपके पास होना चाहिए, और उसका एप्लीकेशन मतलब हम कैसे उस मेथड को लिखेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। बस इतना क्लियर है अगर दिमाग में, तो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे या कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछे, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। वीडियो में और आगे जाने से पहले मैं आप सभी को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, अपडेट, कि अपने चैनल पे रेलवे इंजीनियरिंग की वीडियो लेक्चर अब जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। आज से हमने नोट्स लिखना शुरू कर दिया है रेलवे इंजीनियरिंग का। होप कि नेक्स्ट वीक तक, है ना, रेलवे इंजीनियरिंग की अपडेट चालू हो जाएगी। बने रहिए चैनल में। सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग डबल इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। फॉर गिवन लोडिंग डायग्राम डिटरमाइन स्लोप एट ए बी एंड डिफ्लेक्शन एट सी, या फिर सी मतलब सेंटर। ओके, डिफ्लेक्शन एट सेंटर या फिर मिड स्पैन यूजिंग डबल इंटीग्रेशन मेथड, इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखो, डबल इंटीग्रेशन मेथड का जो मैंने आपको बेसिक समझाया था, वो क्या समझाया था कि डबल इंटीग्रेशन मेथड आर जनरली सुटेबल फॉर प्रिज्मेटिक टाइप ऑफ मेंबर। तो ये प्रिज्मेटिक टाइप ऑफ मेंबर है। डबल इंटीग्रेशन मेथड आर जनरली सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस टाइप ऑफ लोडेड स्ट्रक्चर। कहने का मतलब है जैसे कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस बीम पर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट अप्लाइड है। क्या अप्लाइड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट। तो ये कंटिन्यूअसली लोडेड है। क्यों? और कंटिन्यूअसली लोडेड होने का फायदा क्या होता है कि आपको पूरे स्पैन में या फिर पूरे बीम में एक ही मूवमेंट का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा कंडीशन कोई बनता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपली सपोर्टेड बीम, ये तो मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट ले लिया है। सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर अगर यूडीएल है, तो भी आप किसी एक्स एक्स सेक्शन पे अगर मूवमेंट का इक्वेशन लिखोगे एमएक्स का, एक ही इक्वेशन मिलेगा कि नहीं पूरे स्पैन के लिए। सिमिलरली कैंटिलीवर अगर है, कैंटिलीवर पे कोई एक पॉइंट लोड है फ्री एंड, या फिर कैंटिलीवर पे पूरे कैंटिलीवर पे यूडीएल है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो एक्स एक्स सेक्शन पे आप अगर मूवमेंट का इक्वेशन लिखेंगे तो वो एक ही इक्वेशन पूरे बीम के लिए वैलिड होगा कि नहीं। इस तरह के स्ट्रक्चर्स के लिए डबल इंटीग्रेशन मेथड आपका सुटेबल है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि ये मेथड आपको प्रिज्मेटिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के लिए सुटेबल है। मतलब प्रिज्मेटिक कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चर या फिर मेंबर मेरा ऐसा होना चाहिए जिसका क्रॉस सेक्शन जो है ना, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम या फिर थ्रू आउट द स्पैन, आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो हमको इक्वेशन लिखने में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, नॉन प्रिज्मेटिक जो मेंबर होंगे, नॉन प्रिज्मेटिक, उसके लिए हमारे पास और भी डिफरेंट मेथड है, जैसे कि स्ट्रेन एनर्जी मेथड वगैरह, है ना। उनको यूज करके हम क्या कैलकुलेट करते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस की वैल्यू। प्रिज्मेटिक मेंबर के लिए ये दोनों मेथड सुटेबल हैं। कौन कौन से? मैकुले मेथड भी और डबल इंटीग्रेशन मेथड भी। दिस बोथ मेथड आर जनरली एप्लीकेबल फॉर प्रिज्मेटिक टाइप ऑफ मेंबर। ठीक है, और उसमें से भी जो बेसिक डबल इंटीग्रेशन मेथड है, इट इज सुटेबल व्हेन the member is subjected to continuous type of loading, okay, due to which we get only one equation of bending moment for the entire member। समझ में आ रहा है? इस तरह का अगर कोई स्ट्रक्चर है तो इसके लिए ये डबल इंटीग्रेशन मेथड सुटेबल है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इसको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड को यूज करके सॉल्व करना है तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों? सबसे पहले एक एक्स एक्स सेक्शन मेरे को कंसिडर करना होगा, और इस एक्स एक्स सेक्शन पे मूवमेंट कितना होगी, mx, ये हमको निकालना है। तो मूवमेंट निकालने के लिए आपको पता है कि सपोर्ट रिएक्शंस को निकालने होंगे। सबसे पहले RA एंड RB को निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा? RA एंड RB को निकालना होगा।
है ना, सपोर्ट रिएक्शन। तो ये जो लोडिंग है स्ट्रक्चर के ऊपर, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट, ध्यान रखिएगा। तो सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालेंगे? बाय अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जैसे समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, मतलब आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 0, आर ए प्लस आर बी मस्ट बी इक्वल टू 0। सिमिलरली हम किसी एक सपोर्ट के बाद मोमेंट ले लेंगे। लेट्स सपोज मोमेंट अबाउट सपोर्ट बी, एम अबाउट सपोर्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां से मैं लिखता हूं आर ए इंटू एल, जो कि स्पैन लेंथ ऑफ द बीम, माइनस प्लस एम किलो न्यूटन पर मीटर है ना, तो एम इंटू एल मस्ट बी इक्वल टू 0। सो यहां से हमको पता चल गया कि आर ए इक्वल टू माइनस एम, सो आर बी इक्वल टू प्लस एम। सो दीज आर द रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शंस। आपने ये सपोर्ट रिएक्शन निकाल दिए। सो mx का इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा, mx का इक्वेशन, ओके, एट सम डिस्टेंस x फ्रॉम सपोर्ट ए, लेट्स सपोज सम डिस्टेंस x फ्रॉम सपोर्ट ए, अगर mx का इक्वेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? आर ए एक्स प्लस mx, है ना। यहाँ पे mx क्यों? देखो आपका जो m का यूनिट है ये किस में है? किलो न्यूटन मीटर पर मीटर में है कि नहीं। सो जस्ट हम इसके साथ अगर x मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मीटर में आ जाएगा, तो ये मीटर मीटर खत्म। तो mx इक्वल टू इसका जो यूनिट बनेगा ये क्या बनेगा? किलो न्यूटन मीटर, जो कि हमको लिखना है मूवमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो ये इक्वेशन मेरा क्या बन गया। और आर ए का वैल्यू क्या है? लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया, आर ए का माइनस एम है, तो माइनस एम एक्स प्लस एम एक्स इक्वल टू क्या हो गया प्यारे प्यारे बच्चों? 0 हो गया क्या? इसका मतलब ये हुआ कि इस बीम में पूरे स्पैन में, ठीक है, सपोर्ट ए से लेकर सपोर्ट बी तक कहीं पर भी बेंडिंग मोमेंट नहीं है। और जो डिफ्लेक्शन होती है बेसिकली, या फिर स्लोप वगैरह मिलता है आपको बेसिकली स्ट्रक्चर के अंदर, मेंबर के अंदर, ये हम जनरली ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट ही निकालते हैं कि नहीं। शियर फोर्स के कारण जो होती है उसकी काफी मैग्नीट्यूड कम होती है, इसलिए उसको जनरली हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन इन केस ऑफ डीप बीम, जिसका ऐसा बीम जिसका डेप्थ काफी ज्यादा है, वहां पर शियर के कारण डिफ्लेक्शन का एक मेजर रूल होता है, जैसे कि आरसीसी में हम पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर सोम के अंदर हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ओके, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट आपको पूरे बीम के अंदर 0 है। तो इसको मैं प्रूफ करके भी दिखाता हूँ। ये जो डबल इंटीग्रेशन मेथड है इसको हम यूज कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डबल इंटीग्रेशन मेथड, जो मेरे पास इक्वेशन है कर्वेचर का, वो क्या है? ई आई d2y अपॉन dx2 मस्ट बी इक्वल टू mx, बेंडिंग मोमेंट एट दैट सेक्शन। तो mx का वैल्यू हमने निकाला 0, तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया? ई आई d2y अपॉन dx2 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन। सो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, अगर एक बार इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेटिंग वंस, तो हमको क्या मिलेगा? ई आई dy बाई डी एक्स इक्वल टू, लेट्स सपोज सम कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1। सो दिस इज माय इक्वेशन 1। और ये जो इक्वेशन है ऊपर वाला, दिस इज इक्वेशन ऑफ कर्वेचर इक्वेशन को एक बार इंटीग्रेट किया, एक ऑर्डर रिड्यूस किया, तो हमको क्या मिल गया? इक्वेशन फॉर स्लोप, ठीक है, स्लोप का इक्वेशन मिल गया। तो ये मेरा इक्वेशन 1, लेट्स सपोज स्लोप का। अब ये स्लोप का जो इक्वेशन है इसको अगेन इंटीग्रेट करूंगा, अगेन इंटीग्रेटिंग, तो हमको डिफ्लेक्शन का इक्वेशन मिल जाएगा। अब वो कैसे? ई आई इंटू वाई इक्वल टू c1x, ओके, c1x प्लस c2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये इक्वेशन आपको मिलेगा। लेट्स सपोज दिस इज माय इक्वेशन 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन की नहीं। अब देखिए, अब ये जो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे c1 एंड c2 आपको मिल रहा है। ये दोनों क्या है? दिस आर इंटीग्रेशन कांस्टेंट की नहीं। इंटीग्रेशन कांस्टेंट की नहीं।
सो ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू है, इनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस की नहीं, बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। तो ये देखो, ये जो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है, इसमें आपको दो इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 C2 देखने को मिल रहा है। अब ये C1 C2 को सॉल्व करना है या फिर इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हमको बाउंड्री कंडीशन कुछ होते हैं जो यूज करने होंगे। ये बाउंड्री कंडीशन मेरा किस तरह का होगा बच्चों? देखो यार, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो बाउंड्री कंडीशन देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम पर एट सपोर्ट ए एंड सपोर्ट बी आपका वर्टिकल रिएक्शंस अवेलेबल है क्या? अगर वर्टिकल रिएक्शंस अवेलेबल है, क्या सपोर्ट ए का डिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा। वर्टिकल रिएक्शन एट सपोर्ट बी भी अवेलेबल है, तो क्या सपोर्ट बी का भी डिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा। रिएक्शन अवेलेबल है, इसलिए वो जो भी अगर डिफ्लेक्शन होता, लेट्स सपोज अगर होता, तो उसको वो रिएक्शन कंपनसेट कर देता, मतलब रिएक्शन डिफ्लेक्ट होने नहीं देता, बीम में डिफ्लेक्शन होने नहीं देता। फॉर एग्जांपल इस चीज को अगर समझना है तो ऐसे समझिए कि एक कैंटिलीवर बीम है, इसके ऊपर एक यूडीएल है लेट्स सपोज, तो ये इस यूडीएल के दबाव के कारण ये बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहां से इस फ्री एंड को इधर से उठाएं, समझ रहे हो, मतलब एक रिएक्शन लगा दें, तो क्या इस तरह से अब बीम मुड़ेगा? नहीं, बीम को ये सीधा रखने का ही कोशिश करेगा, ये रिएक्शन की नहीं। तो ये होता है रिएक्शन का काम। सो चूंकि यहाँ पे सपोर्ट ए और सपोर्ट बी पर रिएक्शन है, तो इसलिए डिफ्लेक्शन होगा नहीं। तो जो मेरा बाउंड्री कंडीशन है उस डिफ्लेक्शन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो क्या होगा? एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब सपोर्ट ए, y इक्वल टू 0, y a इक्वल टू 0। सिमिलरली एट x इक्वल टू l सपोर्ट b, y b इक्वल टू 0, है कि नहीं? टू बाउंड्री कंडीशंस, वन इक्वेशंस एंड टू अननोन्स, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो देखो यार, सो यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, तो बाउंड्री कंडीशंस मेरे क्या क्या है? कहाँ गया पेज? इधर है। ई आई मैं लिखूंगा इंटू वाई इक्वल टू C1x प्लस C2 मेरा इक्वेशन था डिफ्लेक्शन का। तो बाउंड्री कंडीशन कि x इक्वल टू 0, वाई ए इक्वल टू 0, तो पुट कर दीजिए, है ना? तो इसको सॉल्व करिए, दिस इज कंडीशन 1, सॉल्व करिए। तो 0 इक्वल टू 0 प्लस C2, 0 इक्वल टू 0 प्लस C2, कहने का मतलब है आपका C2 का वैल्यू जो है 0 हो गया, तो C2 का वैल्यू 0 हो गया। दूसरा बाउंड्री कंडीशन x इक्वल टू L, वाई बी इक्वल टू 0, दिस आर व्हाट? दिस आर बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। और हमेशा जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसको हम जब भी कैलकुलेट करेंगे, हम बाउंड्री कंडीशंस को यूज करके कैलकुलेट करेंगे। बाउंड्री कंडीशन कैसे कैसे हो सकते हैं? यहाँ तो मैंने डिफ्लेक्शन के टर्म्स में बाउंड्री कंडीशन दिखा है, कहीं पर आप स्लोप के टर्म्स में, मतलब जो स्लोप वाला इक्वेशन है वहां पर अगर आपको बाउंड्री कंडीशन पता है, जैसे कि फिक्स सपोर्ट होता है अगर, तो फिक्स सपोर्ट पे ऑब्वियसली बात है जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा उस बीम का, चाहे वो किसी भी तरह के लोडिंग के लिए क्यों ना हो, उसका जो स्लोप होगा एट फिक्स सपोर्ट, है ना, 0 होगा। थीटा इक्वल टू 0 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो स्लोप होता है, इसको रजिस्ट करने के लिए मूवमेंट अवेलेबल है, जो कि उसको रोटेट होने नहीं देता है। फिक्स सपोर्ट पे मेंबर को रोटेट होने नहीं देता है, क्योंकि वहां पे मूवमेंट रिएक्शन अवेलेबल है। समझ में आ रहा है? सो वो एक बाउंड्री कंडीशन हो गया, जो कि आप डिफ्लेक्शन स्लोप वाले इक्वेशन में पुट कर दोगे, इससे प्रीवियस वाले इक्वेशन में अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है ना, उसके सपोर्ट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके डिफ्लेक्टेड शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है। डिफ्लेक्टेड शेप कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल कि कोई बीम है, ठीक है, लेट्स सपोज कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम ही है, ओके। अब ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम था, इसका डिफ्लेक्टेड शेप जनरली क्या होगा? इस तरह का कुछ होगा, ड्यू टू यूडीएल, लेट्स सपोज ड्यू टू यूडीएल इस तरह से ये डिफ्लेक्ट भी करेगा। अगर इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप में देखिए, आपका जो एंड सपोर्ट है ना, वहां पर तो आपको स्लोप देखने को मिल रहा है, लेकिन एट समवेयर एट सेंटर आपका जो डिफ्लेक्टेड शेप है वो एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे एट सेंटर थीटा विल बी इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू L/2 आप पुट करोगे, ओके, तो वहां पे आपको थीटा इक्वल टू 0 मिलेगा। तो अगर ये थीटा इक्वल टू 0 मिल रहा है, x इक्वल टू L/2, तो ये आपका एक बाउंड्री कंडीशन हो गया, जो कि आप डिफ्लेक्शन स्लोप वाले इक्वेशन में पुट करके
अगर अननोन कैलकुलेट करना है तो इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा, ओके। ये सब है बाउंड्री कंडीशंस। सो x इक्वल टू एल कॉमा वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, तो 0 इक्वल टू C1L प्लस C2 का वैल्यू पहले से 0 है, तो इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, कुछ मिल रहा है क्या, नहीं। C1 एंड C2 बोथ आर 0, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी 0, पूरा का पूरा इक्वेशन भी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे बीम में प्रूफ कर दिया ना, इस पूरे बीम में आपका चूंकि बेंडिंग मोमेंट ही नहीं था, इसलिए ना ही स्लोप होगा ना ही डिफ्लेक्शन होगा, मतलब इसका कोई भी डिफ्लेक्टेड शेप नहीं होगा इस बीम का, क्लियर है। एज देयर इज नो बेंडिंग मोमेंट इन द बीम, ओके। ना स्लोप होगा ना डिफ्लेक्शन होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये नोट बना के लिख लीजिए। जस्ट इस नोट को लिखवाने के लिए हमने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाया। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एट एनी सेक्शन इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ बीम एट एनी सेक्शन इक्वल टू 0। इसका रीजन क्या है, इसके पीछे क्यों 0 0 हो गया, क्योंकि नो बेंडिंग मोमेंट इन मेंबर, सो नो स्लोप नो डिफ्लेक्शन, ओके। सो यहाँ पे जो हम सोम में अभी डिफ्लेक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हम बेसिकली बेंडिंग मोमेंट के कारण विद इन इलास्टिक लिमिट्स, ओके, लोडिंग कुछ ऐसा अप्लाइड है कि वो विद इन इलास्टिक लिमिट है। कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चर को अभी लोड कर दिया, मान लो लोड करने के बाद कुछ डिफ्लेक्शंस होंगे, कुछ स्लोप मिलेगा, है ना, उसका एक डिफ्लेक्टेड शेप मिलेगा, तो वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है। अगर हम लोड को रिमूव कर देंगे तो जो उसका डिफ्लेक्टेड शेप हुआ था, वो मतलब स्ट्रक्चर जो बेंड हुआ था, मुड़ा था, वो वापस से सीधा हो जाएगा, समझ रहे हो। मतलब ये सब कुछ हम पढ़ रहे हैं विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है, उसके बाहर नहीं है, ठीक है। प्लास्टिक रेंज में कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं हम, सारे का सारा बात इलास्टिक लिमिट्स के अंदर ही पढ़ रहे हैं। मतलब स्ट्रक्चर पे लोडिंग कुछ ऐसा अप्लाइड है कि वो उसमें जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर, वो विद इन इलास्टिक लिमिट डेवलप हो रहे हैं, तो उसमें जो स्लोप डिफ्लेक्शंस भी होगा, दोज ऑल आर रिकवरेबल। मतलब जैसे ही लोड रिमूव करोगे वो वापस से स्ट्रक्चर अपने ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा, क्लियर है। और बेंडिंग मोमेंट इज द मेन रीजन जिसके कारण आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मिलता है स्ट्रक्चर के अंदर, नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर। अगर डीप बीम्स है तो उसमें शियर के कारण आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि हम आरसीसी में कवर करेंगे, उसको कवर करेंगे क्या, कवर किए हैं, ओके। आप आरसीसी के वीडियोस को उठा के देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। ये तो हो गया एक, इस पर तो हमने और भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो इसका जो मतलब ये मेथड का एक्सप्लेनेशन जब हमने करवाया था, तो मेथड के बाद हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। एंड दिस क्वेश्चन इज सफिशिएंट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डबल इंटीग्रेशन मेथड। मैकुले मेथड, देखो मैकुले मेथड का जो इक्वेशन है वो भी सेम हम डबल इंटीग्रेशन मेथड को यूज करते हैं, लेकिन जो डिमेरिट था डबल इंटीग्रेशन मेथड में कि डबल इंटीग्रेशन मेथड को हम उसी मेंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें पूरे मेंबर के लिए एक ही बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन हो। अगर मल्टीपल बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन हो जाए, मतलब डिसकंटिन्यूअस लोडिंग है ना, डिसकंटिन्यूअस लोडिंग कहने का मतलब है कंटिन्यूअस लोडिंग नहीं है। मतलब लेट्स सपोज एक सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, ओके। लेट्स सपोज यहाँ एक पॉइंट लोड है, इधर एक पॉइंट लोड है, इधर एक पॉइंट लोड है, पी 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 इस तरह का। तो ये कंटिन्यूअस लोड नहीं है, डिसकंटिन्यूअस लोडिंग है। क्यों, देखो ये लेट्स सपोज ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई। तो देखो यार, हर एक ए बी स्पैन के लिए एम एक्स का इक्वेशन अलग मिलेगा, बी सी स्पैन के लिए एम एक्स का इक्वेशन अलग मिलेगा, सी डी स्पैन के लिए एम एक्स का इक्वेशन अलग मिलेगा, डी स्पैन के लिए एम एक्स का इक्वेशन अलग मिलेगा। सो ऐसे केसेस में हम डबल इंटीग्रेशन मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। सो उसका एक एडवांस फॉर्म आया जो कि मैकुले ने लेके आया था, जो कि है मैकुले मेथड। सो इसका थ्योरी एंड ऑल डिटेल्स और कैसे हम मैकुले मेथड को यूज करके इक्वेशन को लिखते हैं, है ना, एम एक्स का इक्वेशन को, सब कुछ हमने इसके थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में दिया है और वहां पर भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, ओके। अब इस वाले वीडियो में हम और एक न्यूमेरिकल रिलेटेड टू मैकुले मेथड सॉल्व कर लेते हैं फॉर आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सो ये रहा, स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन दिख रहा है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर पर एक
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट अप्लाइड है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। सो इसको कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग मकुले मेथड, हम सॉल्व करेंगे। सो मकुले मेथड को यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले जो बेसिक अप्रोच है मेरा वो क्या है, मेरे को सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन निकालना है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम सपोर्ट रिएक्शन निकाल लेते हैं। सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे बाय यूजिंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। सो यहां से इक्वेशन क्या बनेगा, आर ए प्लस आर सी इक्वल टू 0, है ना। ये आपका सपोर्ट रिएक्शन आर ए एंड दिस इज योर सपोर्ट रिएक्शन आर सी। दूसरा समेशन एम जेड अबाउट एनी सपोर्ट, चाहे वो सपोर्ट ए या सपोर्ट सी, दोनों सिंपल सपोर्ट है। तो किसी भी सपोर्ट के अबाउट समेशन ऑफ नेट मोमेंट आप 0 लिख सकते हो। तो लेट सपोज हम लिख रहे हैं सपोर्ट सी के अबाउट 0। सो मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या करना होता है, जिस सपोर्ट के अबाउट लिख रहे हैं, जिस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं, उधर क्लॉकवाइज टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर देने का, है कि नहीं। सो आर ए इंटू एल प्लस एम, आर ए इंटू एल प्लस एम, क्योंकि आर ए का भी इफेक्ट क्लॉकवाइज है और ये एम का भी इफेक्ट क्लॉकवाइज है ना। तो प्लस में आ जाएगा और एंटी क्लॉक कंपोनेंट कुछ है नहीं। तो आर ए इंटू एल प्लस एम इक्वल टू 0। सो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो हमको पता चलेगा कि आर ए इक्वल टू हमको क्या निकल गया, माइनस एम बाई एल। तो आर ए का वैल्यू अगर माइनस एम बाई एल हो गया तो आर सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा प्लस एम बाई एल, ठीक है। अब देखो, अब मकुले मेथड को यूज करना है। तो मकुले मेथड को यूज करना है तो हमको क्या करना होगा, मोमेंट का इक्वेशन लिखना होगा इस पूरे बीम के लिए। सो जनरली हम एक ही इक्वेशन लिखेंगे और वो इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, तो लेट सपोज हम इक्वेशन मोमेंट का इक्वेशन हम लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, ओके। मैं मतलब बेसिकली कहना क्या चाहता हूं कि मोमेंट का जो इक्वेशन लिखेंगे, हम यहाँ पे 2 स्पैन है, ए बी स्पैन और बी सी स्पैन, तो हम डायरेक्टली लास्ट वाले स्पैन के लिए लिख देंगे। लास्ट में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं लेफ्ट से लिखूंगा। अगर लेफ्ट से तो मेरा पहला स्पैन कौन सा होगा, ए बी, दूसरा स्पैन मेरा बी सी, तो लास्ट स्पैन मेरा क्या हुआ, बी सी। सिमिलरली अगर मैं राइट साइड से लिखता तो पहला स्पैन मेरा क्या हो गया, बी सी, और दूसरा स्पैन क्या हो गया, ए बी, मतलब लास्ट स्पैन इज माई ए बी। तो चाहे आप लेफ्ट से लिखें या राइट से लिखें, मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं लास्ट स्पैन के लिए डायरेक्टली मूवमेंट का इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है। और एक्स जो मैं डिफाइन करूंगा, एक्स वो मैं स्टार्टिंग से डिफाइन करूंगा, मतलब जिस पॉइंट से मैं इक्वेशन लिखना शुरू किया हूं। फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट साइड से लिखूंगा इक्वेशन को, तो मैं लास्ट स्पैन मतलब बीसी स्पैन में एक एक्स एक्स सेक्शन को कट करूंगा और एक्स जो मैं डिफाइन कर दूंगा वो डिफाइन कर दूंगा मेरा ओरिजिन या फिर पॉइंट ए से। यहां से मैंने एक्स डिफाइन कर दिया डायरेक्टली और मैं लिख रहा हूं लास्ट स्पैन के लिए डायरेक्टली, ठीक है। सो देखिए, तो mx का इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, मकुले ने एक अलग ही तरह का मूवमेंट का इक्वेशन लिखने का कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है। तो mx इक्वल टू, सबसे पहले यहां पे किसका मूवमेंट का इफेक्ट होगा, आर ए एक्स का। सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस आर ए एक्स, फिर आपका मूवमेंट का यहां पे इफेक्ट है कि नहीं, मूवमेंट का, तो मूवमेंट का इफेक्ट को हम कैसे लिखेंगे, स्लैश मूवमेंट का इफेक्ट हम लिखेंगे प्लस, जस्ट ए मिनट, ओके। तो प्लस आर ए एक्स प्लस मूवमेंट का इफेक्ट प्लस है, ठीक है, तो प्लस एम मूवमेंट का वैल्यू एक्स माइनस एल बाई 2, है ना, उसका पोजीशन। अब इसके ऊपर पावर क्या होगा, पावर 0। सो इस तरह से हम मोमेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मैकुले फॉर दिस बीम, है कि नहीं। ये सारा चीज कि किस तरह से इक्वेशन को लिखा जाएगा सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है इसके थ्योरेटिकल पार्ट में, ठीक है। तो जस्ट वो आप जाके देख लीजिए, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें।
नाउ अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो एम एक्स इक्वल टू आर ए का वैल्यू क्या था माइनस एम अपॉन एल बाई एक्स स्लैश प्लस एम एक्स माइनस एल बाई 2 0। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यही मोमेंट के इक्वेशन को हम डबल इंटीग्रेशन मेथड में फीड कर देंगे, है ना। तो ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस एम बाई एल एक्स स्लैश प्लस एम एक्स माइनस एल बाई 2 पावर 0। ये इक्वेशन फीड कर दिया। अब हमको क्या करना है, जैसे डबल इंटीग्रेशन में किया था उसी तरह इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेटिंग तो हमको पहला इक्वेशन मिलेगा स्लोप इक्वेशन। तो स्लोप इक्वेशन मेरा क्या मिलेगा, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एम बाई एल, ये कॉन्स्टेंट इसको एज इट इज रहने दीजिए। एक्स था, इंटीग्रेट किए थे ना, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, ओके, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम हमेशा फर्स्ट टर्म के साथ ही ऐड कर देते हैं, स्लैश प्लस एम एक्स माइनस एल बाई 2 पावर 1 हो जाएगा। और कुछ होगा और कुछ नहीं होगा, ये पावर 1 हो गया। अब डिफ्लेक्शन इक्वेशन, फिर से एक बार इंटीग्रेट कर देंगे तो ई आई इंटू वाई इक्वल टू माइनस एम बाई एल, एम बाई 2 एल लिखिए। अब क्या हो जाएगा, इधर x3 बाई 3 हो जाएगा, फिर प्लस C1x प्लस C2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट स्लैश प्लस m। अब देखिए इस पर x पावर 1 था, x पावर 1 था, कहने का मतलब पहले था x, अब x पावर 1 मतलब पहले था x पावर 0 मतलब 1 था, कुछ भी नहीं था। अब हो गया x पावर 1 मतलब अब है x, तो उसका इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, x माइनस एल बाई 2 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। मैकुले ने इसी तरह से इंटीग्रेशन करने के लिए रिकमेंड किया है ना, तो उस तरह से हमने इंटीग्रेट करके लिख दिया। तो ये मेरा हो गया डिफ्लेक्शन का इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो आ गया मेरा C1 C2 है ना, इसको कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। ओके, तो C1 एंड C2 को निकालेंगे तो बाउंड्री कंडीशंस को यूज करेंगे। अब यहाँ पे बाउंड्री के कंडीशंस क्या होगा प्यारे प्यारे भाइयों, जो अभी बताया था थोड़ा देर पहले कि इफ x इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। ओके, तो डिफ्लेक्शन एट सपोर्ट a इक्वल टू 0, हम ये वाला बाउंड्री कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो चलिए यूज करते हैं। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो ये देखिए यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन को यूज करने में भी एक गेम है, एक ट्रिक है जो कि मैंने पहले बता रखा है। देखो x इक्वल टू 0 जो पार्ट है ये AC स्पैन में, मतलब सॉरी AB स्पैन में, मतलब पहले वाले पार्ट में। तो पहले वाले पार्ट में अगर है तो ये जो मूवमेंट का इक्वेशन हमने लिखा था उसमें हम केवल इस फर्स्ट पार्ट को ही कंसिडर करेंगे, सेकंड वाले पार्ट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। सेकंड वाले पार्ट को हम कब कंसिडर करेंगे, जब x इक्वल टू एल y इक्वल टू 0 जब इक्वेशन हम लिखेंगे तब इस सेकंड वाले पार्ट का भी इफेक्ट इसमें देखने को मिलेगा, है ना। x इक्वल टू 0 पर इसका इफेक्ट सेकंड वाले मतलब से ये जो मूवमेंट है ना, उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा एट x इक्वल टू 0। अगर एट x इक्वल टू 0 पर मूवमेंट होता तो अलग बात था, लेकिन वो मूवमेंट तो हम x इक्वल टू l/2 पर है ना, और हम जो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं ये सपोर्ट A के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहां पर उस वाले मूवमेंट का इफेक्ट नहीं है। समझ रहे हो? सो इफ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो कहने का मतलब है EI इंटू वाई इक्वल टू आपका क्या था, ml अपॉन x³ बाई 6 प्लस C1x
प्लस C2। ये इक्वेशन था डिफ्लेक्शन का। हम केवल फर्स्ट पार्ट को कंसिडर करेंगे, सेकेंड वाला टर्म को कंसिडर नहीं करेंगे। सो y इक्वल टू 0 तो ये टर्म 0 इक्वल टू x इक्वल टू 0 तो ये 0 प्लस C1 इंटू एक्स 0 प्लस C2। तो यहां से क्या मिल गया, C2 इक्वल टू 0। क्लियर है। सिमिलरली दूसरा बाउंड्री कंडीशन, इफ x इक्वल टू L, आपका y एट सपोर्ट B, वो पॉइंट B है ना, या फिर C जो भी है, देख लेते हैं, C है तो y एट C विल बी इक्वल टू 0। तो इस वाले बाउंड्री कंडीशन को जब यूज करूंगा तो दोनों टर्म आ जाएंगे, अब है कि नहीं, अब वो दोनों टर्म आ जाएंगे। सो इक्वेशन मेरा क्या है, EI इंटू वाई इक्वल टू ये YC है ना, YC लिख देता हूं डायरेक्टली, माइनस M अपॉन L x3 की जगह x की जगह हम L पुट कर देंगे, L3 अपॉन 6, फिर प्लस C1 इंटू L। ओके, क्योंकि हमको C1 अननोन है, C1 कैलकुलेट करना है। C2 क्या हो गया, C2 0 हो गया, तो C2 को यहाँ पे लिखने का भी जरूरत नहीं है। स्लैश प्लस m बाई 2 इंटू L माइनस L बाई 2 का होल स्क्वायर। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 0 इक्वल टू माइनस ML2 अपॉन 6 प्लस C1L स्लैश प्लस M बाई 2 L माइनस L बाई 2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहां से C1 का वैल्यू जो हमको मिलेगा ये मिल जाएगा प्लस ML अपॉन 24। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा प्लस ML अपॉन 24। अब ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया, तो अब हमको निकालनी है स्लोप्स। लेट्स सपोज हमको क्या कैलकुलेट करना है, स्लोप। तो स्लोप का जो मेरा इक्वेशन था वो क्या था, EI dy बाई dx इक्वल टू माइनस M बाई L इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1x स्लैश प्लस M x माइनस L बाई 2 पावर 1। ठीक है, ये पावर 1 था। तो हमको स्लोप एट A निकालना है, थीटा A। लेट्स सपोज, तो अगेन थीटा A जो है ये फर्स्ट वाले पार्ट में है, मतलब सपोर्ट A पे है, तो स्लोप एट A निकालने के लिए सेकेंड टर्म का यूज नहीं होगा, नो यूज, इस सेकेंड टर्म का यूज नहीं होगा थीटा A निकालने के लिए। ठीक है, मतलब थीटा A कहां पर निकलेगा, इस इक्वेशन में अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमको थीटा A निकल जाएगा। तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलता है, EI dy बाई dx एट A इक्वल टू 0 प्लस C1 का वैल्यू क्या था, ML बाई 24। अच्छा, ये यहाँ पे इक्वेशन में C1x नहीं होगा ना, स्लोप का इक्वेशन में केवल C1 था, तो ML बाई 24। ओके, इतना मिलेगा आपको। सो यहां से dy बाई dx एट A, कहने का मतलब थीटा एट A इक्वल टू ML बाई 24 EI। देखिए पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉक। क्लियर है। अब ये जो पॉजिटिव स्लोप आई है इसका भी अपने आप में एक सिग्निफिकेंस है। इसका हम डिफ्लेक्टेड शेप आपको बना के दिखाएंगे, तो उसका डिफ्लेक्टेड शेप में ये पॉजिटिव स्लोप का मतलब समझाएंगे। एंटी क्लॉक जो हमने लिखा है वो क्यों एंटी क्लॉक रोटेशन मतलब पॉजिटिव कैसे हुआ, इसका साइन कन्वेंशन एक बार मैंने बता रखा है, ठीक है, लेकिन एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, घबराने की बात नहीं है। वो लास्ट में जब
डिफ्लेक्टेड शेप बनाऊंगा उस वक्त एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? सो चलिए अब निकालते हैं हम थीटा एट सी। कहने का मतलब x इक्वल टू एल पुट कर देंगे। सो ई आई डी वाई बाई डी एक्स एट सी इक्वल टू माइनस एम बाई 2l इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर था तो एल स्क्वायर प्लस एम एल बाई 24। अब देखिए इसमें सेकेंड टर्म का भी इफेक्ट आ जाएगा, तो नीचे यहां बगल में लिखता हूं स्लैश प्लस एम एल माइनस एल बाई 2। ओके, एम एल माइनस एल बाई 2। सो इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या हो गया? ई आई डी वाई बाई डी एक्स एट सी इक्वल टू माइनस एम एल बाई 2 प्लस एम एल बाई 24। फिर ये क्या हो गया? तीसरा वाला टर्म ये हो गया प्लस एम एल बाई 2, यही हो गया। तो यहां से देखो ये खत्म, ये प्लस और माइनस में एम एल बाई 2 खत्म। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स एट सी इक्वल टू एम एल बाई 24। ये भी आ गया आपका पॉजिटिव में। ओके, ये भी आ गया आपका प्लस में। सो दिस इज योर डिफ्लेक्शन एट सी, जो कि था सॉरी स्लोप एट सी, जो कि था इक्वल टू स्लोप एट ए। क्लियर है? अब हम इंटरेस्टेड है टू कैलकुलेट थीटा एट बी, मतलब सेंटर पर, मतलब x इक्वल टू एल बाई 2 पुट कर देंगे इक्वेशन में। सो x इक्वल टू एल बाई 2 पुट करके सॉल्व करेंगे डिफ्लेक्ट स्लोप का इक्वेशन को। तो ई आई इंटू थीटा बी इक्वल टू माइनस एम बाई 2l इंटू एल बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एम एल बाई 24 इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट स्लैश प्लस। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे तीसरा टर्म सॉरी दूसरा टर्म जो था है ना, उसको कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जो मेरा x डिफाइन था ना, ये जो पॉइंट भी है ये तो सेंटर पे है, और जो मैंने x डिफाइन कर रखा था है ना, वो सपोर्ट a से डिफाइन कर रखा था। तो मेरे को स्लोप निकालना है b पर ही। तो x सेक्शन जो है ये किस रेंज में आएगा? a से b के रेंज में अगर x सेक्शन आता है तो x सेक्शन को हम a से सपोर्ट b तक हम मूव करवा सकते हैं कि नहीं, आगे पीछे। तो सेकेंड वाले टर्म को कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है ना, मेरा फर्स्ट टर्म से ही इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। क्लियर है? सो इसको कैलकुलेट करिए, सॉल्व करिए, तो आ जाएगा आपका माइनस एम एल बाई 12। ठीक है, सो थीटा बी का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा नेगेटिव माइनस एम एल अपॉन 12 ई आई। ठीक है, तो ये हो गया थीटा बी। तो आपने स्लोप निकाल लिया तीनों पॉइंट पे एट ए बी एंड सी। अब हम बात करते हैं डिफ्लेक्शंस का। इंटरेस्टिंग है, देखिए डिफ्लेक्शन। तो हमको पता है डिफ्लेक्शन y एट a इक्वल टू 0, जो कि हम बाउंड्री कंडीशन में यूज किए थे, y एट c इक्वल टू 0। ठीक है, अब y एट b क्या होगा? तो y एट b निकालने के लिए हमको x इक्वल टू एल बाई 2 पुट करना है डिफ्लेक्शन वाले इक्वेशन में। तो जो मेरा डिफ्लेक्शन वाला इक्वेशन है वो क्या है? ई आई इंटू वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स 3 अपॉन 6l प्लस एम एल बाई 24x। ओके, ये इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c1 इंटू एक्स, c2 का तो वैल्यू 0 है, स्लैश प्लस m बाई 2 x माइनस एल बाई 2 का स्क्वायर। तो ये मेरा है डिफ्लेक्शन का इक्वेशन। सो इस इक्वेशन में अगर मैं x का वैल्यू l बाई 2 पुट कर दूंगा तो क्या मुझे डिफ्लेक्शन एट b निकलेगा, है ना? तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो ई आई इंटू वाई बी इक्वल टू
माइनस m इंटू L/2 का 6L प्लस m L/24 इंटू L/3। अब देखो, क्या मुझे सेकेंड टर्म को कंसिडर करना चाहिए, इस वाले टर्म को, अगर मुझे निकालना है डिफ्लेक्शन एट बी? नहीं। ओके, तो इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा। सो इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपको वैल्यू निकलेगा वो क्या निकल जाएगा? 0। सॉरी, ये L/3 नहीं, ये L/2 है। ठीक है, L/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा आपका 0। मतलब डिफ्लेक्शन एट A0, डिफ्लेक्शन एट C0 एंड डिफ्लेक्शन एट B x इक्वल टू L/2 भी आपका 0। क्लियर है? तो बीम में कहीं ना कहीं तो डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो वो डिफ्लेक्शन कहाँ होगा उसको भी निकालने का तरीका बताऊंगा, और कैसे निकालेंगे बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इस बीम का डिफ्लेक्टेड शेप बना लेते हैं। तो ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम था और कंसंट्रेटेड मोमेंट एट L/2 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन m अप्लाइड थी। ठीक है, ये आपका है बीम। तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप देखो, इस तरह से मूवमेंट जो अप्लाइड है इसके कारण इसका डिफ्लेक्टेड शेप क्या होगा। देखिए, ये जो मूवमेंट है पॉइंट बी पर क्लॉकवाइज है, मतलब बीसी स्पैन को ये क्या कर रहा है, बीसी स्पैन को देखो ये नीचे की ओर दबा रहा है, मतलब बीसी स्पैन को कुछ नीचे दबा रहा है, मतलब इस तरह से बीसी स्पैन को कुछ इस तरह से ये डिफ्लेक्ट करने का कोशिश कर रहा है। समझ रहे हैं? और अगर बीसी स्पैन नीचे दबेगा तो ए बी वाले पार्ट में इस तरह से होगी। देखिए, ये एक्चुअली इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा। समझ रहे हो? ये जो मेरा जॉइंट है, दोनों फिंगर को, हाथ को, यहाँ पे मूवमेंट लग रहा है बी, तो ये बीसी स्पैन को इस तरह से और ए बी स्पैन में इस तरह से, मतलब ए बी स्पैन में कुछ ऐसा। ठीक है, सो ये होगा इसका डिफ्लेक्टेड शेप। और सारे बाउंड्री कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहे हैं। क्या बाउंड्री कंडीशन? देखिए, स्लोप एट ए आपको मिला, थीटा ए मिला, एंटी क्लॉक, देखो रोटेशन कैसे हुआ, एंटी क्लॉक। सिमिलरली स्लोप एट सी, ये भी रोटेशन कैसा हुआ, एंटी क्लॉक। तो जनरली जो एंटी क्लॉक रोटेशन होता है ये होता है पॉजिटिव, इसलिए आपको इक्वेशन जब सॉल्व किए थे भी पॉजिटिव मिला था। एट बी देखो मेंबर का रोटेशन कैसे हुआ, देखिए एट बी पहले स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल था, फिर रोटेट, और मेंबर ऐसे डिफ्लेक्टेड शेप में ऐसे, मतलब स्ट्रेट था, स्ट्रेट से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। समझ रहे हैं? उसी तरह से यहां पे देखिए, ये पॉइंट बी के इधर ऐसे है, तो देखो पहले स्ट्रेट था मेंबर, फिर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, तो इसलिए आपका थीटा बी जो आया ये नेगेटिव में आया। ओके, सो एंटी क्लॉक एंगल आप आंख बंद करके इसको पॉजिटिव ले लीजिए, और एंड क्लॉकवाइज जो होगा इसको हम नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, या फिर सॉल्व किया और नेगेटिव आ गया, मतलब समझना है कि उस जगह पे मेंबर आपका क्लॉकवाइज रोटेट किया है। ठीक है, तो एंगल कुछ इस तरह से बनाइए। तो देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज दिखा रहे हैं ना हम, ये चाहे इधर देखो क्लॉकवाइज, समझ रहे हैं कि नहीं? ओके, और थीटा ए का वैल्यू क्या है, ml/24 EI, जो कि है थीटा सी का वैल्यू ml/24 EI, और थीटा बी का वैल्यू क्या है, ml/12 EI। ओके, प्लस माइनस क्लियर है सब। अब बात करते हैं डिफ्लेक्शन का। तो देखो आपने y एट ए 0 मिला, y एट सी 0 मिला, एंड हमने y एट बी निकाला, वो भी 0 मिला था, इसलिए b पॉइंट पर भी जब हमने डिफ्लेक्टेड शेप को बनाया है वहां पर डिफ्लेक्शन नहीं दिया है। सो y एट बी भी आपका 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बीम में कहीं भी डिफ्लेक्शन नहीं है क्या, है ना? देखिए आपको दिख रहा है,
कि वो तो केवल पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर डिफ्लेक्शन आपका जीरो है, लेकिन ए बी स्पैन में आप कहीं पर भी देखो, चाहे आप हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, डिफ्लेक्शन तो है। उसी तरह से बीसी स्पैन में चाहे यहाँ पर देखें, इधर देखें, किधर भी देखें, डिफ्लेक्शंस तो है। समझ रहे हो कि नहीं? ए बी स्पैन में आपका डिफ्लेक्शन है, बीसी स्पैन में भी आपका डिफ्लेक्शन है। ओके, सो अगर आपसे पूछेगा कि डिफ्लेक्शन आपको निकालना है एट एनी एक्स, कहने का मतलब है ए बी स्पैन का जो रेंज है ना, स्पैन का, ये क्या था L/2, और BC स्पैन का भी रेंज था L/2। सो अगर क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन, आपने डिफ्लेक्शन का तो इक्वेशन लिख लिया है कि नहीं? डिफ्लेक्शन का इक्वेशन लिखा हुआ, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सब कुछ आपको पता है। अब क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है लेंथ का, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपसे पूछ दिया कि कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट L/4, तो L/2 का आधा है ना, तो इक्वेशन में आप L/4, डिफ्लेक्शन वाले इक्वेशन में L/4 पुट कर दोगे तो आपको डिफ्लेक्शन का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है? डिफ्लेक्शन का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, वो मिलेगा। समझ रहे हैं? यही चीज मैं आपसे कहना चाहता था कि डिफ्लेक्शन का इक्वेशन को यूज करके हम कहीं पर भी डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस पॉइंट पर होगा, ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे? देखो, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है तो इसके मेंबर के डिफ्लेक्टेड शेप को देखिए। मेंबर का डिफ्लेक्टेड शेप कुछ ऐसा था, ये तो देखो एक पॉइंट पर ऐसा ये स्लोप है ना, डिफ्लेक्टेड शेप मतलब मेंबर का स्लोप है डिफरेंट पॉइंट्स, दिस इज स्लोप एट डिफरेंट सेक्शन। यही चीज है मेंबर का डिफ्लेक्टेड शेप का मतलब। तो देखो क्या हुआ, डिफ्लेक्शन स्टार्ट हुई, स्लोप आपको मिल रहा है मेंबर में मिल रहा है। एक पॉइंट पे आपको स्लोप मैक्सिमम मिल जाएगा, या फिर स्लोप एक पॉइंट पे आपको जीरो मिल रहा है। ये ए और बी स्पैन है, मान लो ए बी स्पैन के अंदर आपको एक ऐसा पॉइंट है जहां पर यहां पर आपका डिफ्लेक्टेड शेप हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है ना, देखो। तो यहां पर क्या थीटा मेरा जीरो मिल रहा है। सिमिलरली बीसी स्पैन में अगर देखें तो यहां पर भी मेरे को एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है ना, जहां पर मेरा थीटा जो है वो जीरो मिल रहा है इन बीसी स्पैन। सो जहां पर आपका डिफ्लेक्टेड शेप में स्लोप आपका जीरो मिलेगा ना, सो उस सेक्शन पर ही आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। यहां पर ये वाई मैक्स और ये भी वाई मैक्स। तो इस वाई मैक्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे? लेट्स सपोज कि ये जो स्लोप आपका जीरो हो रहा है, ये एट सम डिस्टेंस x फ्रॉम a आपका जीरो हो रहा है। लेट्स सपोज ए बी स्पैन में जहां पे स्लोप जीरो हो रहा है, इट इज एट सम डिस्टेंस x फ्रॉम a आपका स्लोप जीरो हो रहा था। तो अब मेरे पास स्लोप का इक्वेशन है, स्लोप का इक्वेशन है मेरे पास। तो मैं स्लोप का इक्वेशन ए बी स्पैन के लिए लिखूंगा, है ना। अगर मेरे को ए बी स्पैन के लिए स्लोप निकालना था तो मैं क्या करता, पहला वाला टर्म और इंटीग्रेशन कांस्टेंट को केवल कंसीडर करता। समझ में आ रहा है? तो मैं उन्हीं दोनों टर्म को कंसीडर करूंगा और मेरे को ए बी स्पैन में स्लोप इक्वल टू जीरो निकालना है। तो मैं क्या कर दूंगा, वो उस इक्वेशन को लिखूंगा ए बी स्पैन के लिए, स्लोप का इक्वेशन को लिखूंगा ए बी स्पैन के लिए, और उस इक्वेशन को मैं जीरो पुट कर दूंगा, ठीक है। और स्लोप का इक्वेशन लिखेंगे अगर ए बी स्पैन के लिए, तो इसमें फर्स्ट टर्म को ही हम कंसीडर करेंगे विथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, है ना, प्लस सी। सेकेंड टर्म का कोई रोल नहीं होगा इधर। तो ए बी स्पैन में हम स्लोप इक्वल टू जीरो कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां से मेरा इक्वेशन से x का वैल्यू निकल जाएगा, सॉरी x इक्वल टू जीरो लिख दिया, x इक्वल टू सम डिस्टेंस निकल जाएगा। अब हमको पता है ये जो x इक्वल टू सम डिस्टेंस निकला है, करस्पॉन्डिंग टू दिस x इक्वल टू आपका जो डिफ्लेक्शन है वो मैक्सिमम मिलेगा। सो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन लिखेंगे अगेन फॉर ए बी स्पैन, ठीक है। डिफ्लेक्शन का इक्वेशन लिखा है ए बी स्पैन के लिए। अब उस वाले इक्वेशन में इस वाले x को पुट कर देंगे और करस्पॉन्डिंग टू दैट x क्या मेरा डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? सो ये कॉन्सेप्ट होती है।
क्लियर है? इस तरह से कन्वेंशनल क्वेश्चंस को सॉल्व करनी है। तो ये पूछ सकता है, ओके, ये पूछ सकता है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप ये जहां पर स्लोप 0 हो रहा है कहीं स्पैन पर, ठीक है, वो वाले पॉइंट्स को कैलकुलेट करिएगा और उन्हीं पॉइंट्स पे आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरा बात, ये जो कॉन्सेप्ट बताया, ये कॉन्सेप्ट हम बाउंड्री कंडीशन में भी कभी कभी यूज कर सकते हैं, अगर मेरे को अच्छा आइडिया है तो। अभी आपको आइडिया आ गया है ना डिफ्लेक्टेड शेप। तो डिफ्लेक्टेड शेप आप बना लिया, मान लो अपने मन से सोच समझ के कि क्या इसका डिफ्लेक्टेड शेप होना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आप फिर बाउंड्री कंडीशन को यूज कर सकते हैं। ओके, सो वेल, आज के इस वीडियो में इतना ही। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपको शायद अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम और इम्पोर्टेंट मेथड के ऊपर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग क्वेश्चंस को बनाएंगे। इस वाले चैप्टर में मैं सारे गेट के सारे ऑब्जेक्टिव, ईएससी के सारे ऑब्जेक्टिव जो भी आए थे सब कुछ सॉल्व करवा दूंगा, ओके, और कन्वेंशनल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू and wish you all happy Ganesh Puja in advance. Good luck.